नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया पे। आज हम वेंगी के चालुक्य इनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले हम बादामी यानी वातापी के चालुक्य देख चुके हैं। उसके बाद हमने कल्याणी के चालुक्य के बारे में जानकारी दी है। वेंगी की जो चालुक्य है ये चालुक्य की आखिरी शाखा है जिसे पूर्वी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के लिए वहाँ बेल आइकन दिया होगा, उसको दबाइए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल सके। आइए चलते आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है वेंगी के चालुक्य। देखिए, वैसे वेंगी के चालुक्य जो है इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इन पर ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, फिर भी एक दो सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए उनको पढ़ना या फिर इनके बारे में थोड़ा समझना आवश्यक हो जाता है। आपको दिख रहे होंगे इतने सारे जो राजा है या फिर जो शासक है इतने सारे, तो इन पर से पता चलता है कि देखिए इन्होंने 5वीं शताब्दी तक, मतलब 5 शताब्दी तक, ठीक है, 5 शताब्दी तक इन्होंने राज्य किया है। 5 शताब्दी तक इतने सारे राजा हुए थे। इसमें से क्या समझ में आता है कि शायद इनका या तो गृह कलह चला हो या फिर बाहर के जो राजा रहे होंगे उन्होंने इन पर आक्रमण किया हो। इतने सारे राजा जो हुए इसके वेंगी में, इतने शासक शायद ही कभी हुए होंगे किसी भी राज्य शासन में। हमने आज तक पढ़ा है तो इतने शासक शायद ही हमने कभी देखे होंगे, ठीक है। तो इसलिए वेंगी के जो चालुक्य इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकी जो कार्य क्षमता थी या फिर इनकी जो कार्य रहा होगा उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर एक आध दो सवाल पूछ लिया तो इसके लिए इसको देखना आवश्यक हो जाता है। इनकी जो स्थापना होती है, तो आपको याद हो कि मैंने आपको वातापी के जब चालुक्य पढ़ा रही थी तो मैंने पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया था। पुलकेशिन द्वितीय जिन्होंने पल्लव की वेंगी पे आक्रमण किया था और वेंगी के आक्रमण करने के बाद वेंगी इनसे जीत ली थी। अब पल्लव से जब वेंगी जीत ली है तो उसको देखने के लिए शायद उसका जो राज्य कारभार रहा होगा उसको देखने के लिए उसको कोई खास आदमी चाहिए, ठीक है। अगर हम युद्ध करते हैं, कोई राज्य जीतते हैं तो किसी को रखते हैं ना वहाँ पे उसको संभालने के लिए। तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे उन्होंने अपने भाई जो थे विष्णुवर्धन, ठीक है, कुब्ज विष्णुवर्धन कहा जाता है उनको, उसको मैं क्यों कुब्ज कहा जाता है वो भी बताऊंगी। तो विष्णुवर्धन को जो है वेंगी का गवर्नर बनाया। विष्णुवर्धन ने क्या किया कि इन्होंने गवर्नर तो बने और पुलकेशिन जो थे वो वातापी चले गए, तो विष्णुवर्धन ने जो थे अपने भाई की सत्ता मानने से इनकार कर दिया और वेंगी के ये खुद स्वतंत्र शासक बन गए। अब पुलकेशिन द्वितीय को इस बात की पता चली कि विष्णुवर्धन ने जो है उनका शासन मानने से अमान्य कर दिया है, तो फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। सोचा होगा भाई है, मैं यहाँ वातापी पे हूँ, वो वहाँ रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है ना, इसलिए उन्होंने उसका जो है इसका कोई विरोध नहीं किया। और फिर इस वजह से कुब्ज विष्णुवर्धन ने वेंगी में स्वतंत्र शासन की स्थापना की और वेंगी के चालुक्य नाम से वो पहचाने जाने लगे। जो वातापी के जो चालुक्य है उन्हें पश्चिमी चालुक्य और वेंगी के चालुक्य को पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वातापी जो थी, मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैप पे समझो तो वेंगी है यहाँ थी, ठीक है, और यहाँ है ये होल और ये वातापी का जो एरिया था ये वातापी, तो ये पश्चिम भाग में है, तो ये पूर्वी भाग में, इसलिए ये पूर्वी के चालुक्य और ये जो है पश्चिम के चालुक्य। समझ में आपको बात? क्योंकि जो शाखा है वो वातापी से निकली है। पुलकेशिन ने जो है अपने भाई को वेंगी का गवर्नर बनाया था। वेंगी का गवर्नर बनने के बाद जो है विष्णुवर्धन ने उनकी सत्ता मानने से अस्वीकार कर दिया है और फिर स्वतंत्र शासक बन चुके हैं। और पुलकेशिन ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया, सोचा होगा भाई है तो क्या विरोध करना आपस में, इसलिए उन्होंने उनकी जो शाखा है उसको बनने दिया। इस वजह से पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य ऐसी जो चालुक्य की दो शाखाएं निर्माण हुई। उसके बाद देखते हैं कि विष्णुवर्धन को क्यों कुब्ज विष्णुवर्धन कहा जाता है। तो विष्णुवर्धन जो है ये थोड़े से कुबड़े थे, तो इस वजह से जो अभिलेखों में इनका एरोल अभिलेख जो है तो उनमें इसको कुब्ज कहा गया, क्योंकि थोड़े कुबड़े होने के कारण इन्हें कुब्ज विष्णुवर्धन कहा जाता है। तो विष्णुवर्धन जो है राजा बनने के बाद ज्यादा दिन तक शासन तो नहीं कर पाए और इनके कारण भारवी जो था लेखक, तो जो भारवी लेखक, धारावी करके जो लेखक थे वो कुब्ज विष्णुवर्धन के काल में थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम जयसिंह के बारे में। विष्णुवर्धन ने स्थापन तो की है सत्ता, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहे। उनके बाद जो है जयसिंह फर्स्ट राजा बनते। देखिए मैंने यहाँ जो इम्पोर्टेंट है उनको टिक कर चुकी हूँ, जैसे विष्णुगुप्तवर्धन है, जयसिंह है, इंद्रवर्धन है, जयसिंह सेकेंड है, उसके बाद विजयादित्य प्रथम आते हैं, फिर विष्णुवर्धन है, विजयादित्य है, भीम प्रथम और चतुर्थ।
बाकी जो शासक जो है, शासक तो हुए हैं लेकिन बहुत कम काल के लिए, और इनके काल में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हुआ है, इसकी वजह से इनको नहीं देखेंगे। जो महत्वपूर्ण है जैसे कि जयसिंह फर्स्ट है अभी, उसको देखेंगे, ठीक है। उसके काल में क्या होता है कि पुलकेशिन सेकंड जो है, देखिए इन्होंने पुलकेशिन सेकंड ने इनको सत्ता स्थापन करने दी, लेकिन जयसिंह फर्स्ट के काल में क्या हुआ कि जो पल्लव के साथ जो चालुक्य थे उनकी लड़ाई हुई, उस लड़ाई में क्या हुआ है कि जो पुलकेशिन सेकंड है वो हार गए थे। चाहते तो जयसिंह जो है अपने जो भी थे पल्लव, जो चालुक्य, पल्लव की लड़ाई में चालुक्य का अगर जयसिंह साथ दे देते तो शायद पल्लव जो है हार जाते, लेकिन जयसिंह ने जो है चालुक्य की जो पुलकेशिन सेकंड है उसको साथ नहीं दिया है। देखिए इतिहास जो होता है सिर्फ समझने का काम नहीं होता कि समझो इतिहास और फिर लिखो। इतिहास जो अपने जिंदगी में उसका अवलंब करने का होता है, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई है उसको देख के सुधारने का, चाहे उन्होंने अच्छे काम किए होंगे तो उनसे प्रेरणा लेने का जो काम होता है वो इतिहास के द्वारा किया जाता है। तो इतिहास में देखिए सिर्फ इतिहास ये नहीं जिंदगी में कि मैंने इतिहास पढ़ लिया है और फिर मैं सिर्फ यूपीएससी या एमपीएससी चाहे नेटा की हो, यूनेट हो, सेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम दीजूंगा पास हो गया बात खत्म। इतिहास ये नहीं होता है। तो इतिहास से हमें सीखना पड़ता है, उससे मूल्य सीखने पड़ते हैं, उसके जो मोरल्स है उसको अपने जिंदगी में अवलंब करना पड़ता है। तो जयसिंह से देखिए अगर जयसिंह ने चालुक्य जो पुलकेशिन सेकंड इसका साथ दे दिया होता तो पल्लव से वो हारते नहीं और शायद उनकी मृत्यु भी नहीं होती, क्योंकि जो वेंगी के चालुक्य है वो अगर विष्णु पुलकेशिन जो है अगर वो विरोध कर देते तो शायद वेंगी की जो शाखा है वो कभी बनती ही नहीं। पुलकेशिन सेकंड ने लाइटली लिया और उन्होंने विरोध नहीं किया, बनने दिया, सोचा भाई इसको बनाने देता हूँ उसका शासन होगा, तो ये सोचकर उन्होंने इनकी हेल्प की, विरोध नहीं किया। लेकिन इनका भी फर्ज था कि जब वो संकट में है तो उसकी हेल्प करे, लेकिन जयसिंह ने उनकी हेल्प नहीं की। तो इस कारण क्या हुआ कि जो पल्लव नरेश थे, नरसिंह, तो नरसिंहवर्मन ने क्या किया कि पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया युद्ध में और पुलकेशिन सेकंड की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इंद्रवर्धन। तो इंद्रवर्धन जो है इनको इंद्र भट्टारक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो शासन है सिर्फ मात्र 1 सप्ताह का था। इनका जो है इंद्रवर्धन को इंद्र भट्टारक कई कई बुक्स में लिखा गया है, तो इंद्र भट्टारक के नाम से भी ये जानी जाती है। और उन्होंने सिर्फ 1 सप्ताह मात्र का जो है शासन किया है और इन्होंने सिंहवर्मन और त्यागधेनु, ठीक है, सिंहवर्मन एवं त्यागधेनु, ये 2 जो है उपाधियां धारण कर रखी थी। इंद्रवर्धन के इन सभी के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ज्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है। जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन वही हम लेने वाले हैं, क्योंकि इन पर ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। अगर पूछे भी गए तो जो मैं बताऊंगी उन्हीं में से आएंगे। तो सिर्फ आपको एक बार इसको देखने की, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आपको आगे का जो है समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरे देखिए, ठीक है। विष्णुवर्धन जो इसको इंद्र भट्टारक के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो 1 सप्ताह मात्र का शासन किया है और इसने 1 सप्ताह मात्र शासन करने के बाद भी जो है सिंहवर्मन और त्यागधेनु नामक जो उपाधियां धारण कर रखी थी। उसके बाद जो है विष्णुवर्धन आते हैं सेकंड, मुंगी युवराज जो आते हैं, तो इनका जो शासन काल है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हिस्ट्री में और शायद इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं उतने, क्योंकि शायद इन्होंने जब 1 सप्ताह के बाद किया तो शायद इनका जो शासन काल इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा। और जैसे कि हम देखें इतने सारे शासक हुए हैं तो आपस में गृह कलह भी चलता रहा होगा और गृह कलह के चलते वक्त हो सकता है जो शक्तिशाली रहा होगा उसने जो कम शक्तिशाली उसको हराया होगा, उसको मार दिया होगा, खुद राजा बना होगा। तो इस कारण जो जयसिंह सेकंड है, इंद्रवर्धन के बाद जो है जयसिंह सेकंड राजा बनते हैं। तो जयसिंह सेकंड जब राजा बनते हैं तो इनका क्या हुआ है कि इसने जो कलिंग पे आक्रमण किया। जयसिंह सेकंड जो है इंद्रवर्धन के बाद राजा बनते हैं और उन्होंने कलिंग पे आक्रमण करते हैं। कलिंग पे आक्रमण करने के बाद ये कलिंग को जीत लेते हैं और जयसिंह जो है अपने भाई है विष्णुवर्धन, सॉरी विनयादित्य जो है उन विनयादित्य वर्धन को, विनयादित्य वर्धन को जो है कलिंग का गवर्नर बनाते हैं। और फिर क्या होता है कि विनयादित्य वर्धन जो है गवर्नर तो बन जाते हैं, जब जयसिंह सेकंड जो वेंगी को आ जाते होंगे तो कलिंग में ये जो है विद्रोह कर देते हैं और जयसिंह की जो सत्ता है उसको मानने से अस्वीकार कर देते हैं और खुद जो है कलिंग के स्वतंत्र शासक बनते हैं, कलिंग के, ठीक है।
विष्णुवर्धन ने अपने भाई की सत्ता मानने से इनकार कर दिया है। उसी का जो है जयसिंह सेकंड के काल में भी क्या हुआ, इसका रिपीटेशन हुआ है। इनके भाई जो विनयादित्य वर्धन, इन्होंने भी कलिंग में जब इनको गवर्नर बनाया गया था, जयसिंह ने जो है कलिंग को जीत के इनको वहाँ का गवर्नर बनाया। गवर्नर बनने के बाद इन्होंने भी जो है असंतोष निर्माण हुआ, विद्रोह किया होगा और स्वतंत्र शासक बन गए थे। तो जयसिंह ने भी शायद कोई विरोध नहीं किया होगा, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उतनी, तो शायद इन्होंने भी विरोध नहीं किया होगा और इनको कलिंग का जो है स्वतंत्र शासक बनने दिया होगा। उसके बाद जो कोकली आते हैं, उसके बाद है विष्णुवर्धन थर्ड जो है ये आते हैं, तो ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। विष्णुवर्धन सेकंड है, मंगी उराज है, कोकली है और विष्णुवर्धन थर्ड जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो विनयादित्य प्रथम आते हैं, ठीक है। विनयादित्य प्रथम जो है इनके काल में क्या होता है कि जो चालुक्य है उनकी जो शक्ति है उनका पतन हो जाता है। राष्ट्रकूट जो है चालुक्य को हरा देते हैं और चालुक्य का जो है पतन हो जाता है। और इतना ही नहीं तो विजयादित्य के काल में है दक्षिण जो भारत है उसमें चारों तरफ से विद्रोह शुरू हो जाता है। जैसे फिर चोल आगे आते हैं, जैसे राजेंद्र चोल है, वो शक्तिशाली राजा है, वो ऊपर आ जाते हैं। चेर है, पांडे, सभी प्रकार के जो है राजनीतिक कलह का या फिर राजनीतिक क्रांति का जो काल है, पूछा जा सकता है कि दक्षिण में राजनीतिक क्रांति का काल जो है किस चालुक्य के काल में हुआ है, तो वो है विनयादित्य प्रथम के काल में, ठीक है। पूरी तरह से राजनीतिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। और इतना ही नहीं तो राष्ट्रकूट जो थे, जो पहले चालुक्य के सामंत थे, तो राष्ट्रकूट दंतिवर्मन ने भी चालुक्य शक्ति का पतन किया है। जो कीर्तिवर्मन सेकंड थे उनको हराया और चालुक्य जो है सत्ता उसका हमेशा के लिए समाप्त करके राष्ट्रकूटों ने अपनी सत्ता स्थापन कर रखी थी इनके काल में। तो विनयादित्य प्रथम के काल में ये कौन से चालुक्य है, वेंगी के। और इनके काल में किस सत्ता का पतन हुआ है, तो वो बादामी के हैं, ठीक है। और देखिए कल्याणी जो चालुक्य है वो बाद में आते हैं। वेंगी के चालुक्य और बादामी के जो चालुक्य है वो साथ साथ चलते हैं। कल्याणी के चालुक्य जो है बादामी की सत्ता समाप्त होने के बाद राष्ट्रकूटों की सत्ता आती है। राष्ट्रकूटों का समाप्ति करके कल्याणी के शासक आते हैं। तो अभी विनयादित्य के समय कौन है, तो वातापी की जो चालुक्य उनकी शक्ति जो है समाप्त हो चुकी है, राष्ट्रकूटों की शक्ति आ चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे कि विष्णुवर्धन फोर्थ है। तो विष्णुवर्धन फोर्थ जो है तो अभी चालुक्यों की जो है सत्ता समाप्त हो गई है और राष्ट्रकूटों की सत्ता स्थापन हुई है। अब उनकी सत्ता जो स्थापन हुई है तो उनमें दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट की जो सत्ता स्थापन की थी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए और आयु के 30 साल में वो मर गए, ठीक है। उनकी जो मृत्यु है वो जब 30 साल के थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अभी सत्ता के लिए उनके यहाँ भी कलह चालू हो गया था, उनके यहाँ भी झगड़े चालू हो गए थे। तब वेंगी में किसका शासन था, विष्णुवर्धन का शासन था। विष्णुवर्धन किसके बाद राजा बने हैं, तो विजयादित्य के बाद। आपको यहाँ बहुत सारे नाम दिखेंगे, विष्णुवर्धन, विजयादित्य, विनयवर्धन, सभी जो नाम है बहुत सारे सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा इन पे ध्यान दीजिएगा, मैं इस इन पर एक आधे ट्रिक से बताऊंगी आपको बाद में, जिससे आपको इनको याद रखने में इजी जाएगी। तो विष्णुवर्धन सेकंड जो है इनके काल में क्या हुआ कि राष्ट्रकूटों के बीच में सत्ता के लिए झगड़ा शुरू हो गया था। और राष्ट्रकूटों में झगड़ा शुरू हो गया तो इन्होंने जो है विष्णुवर्धन ने गोविंद द्वितीय का साथ दिया, ठीक है। जो राष्ट्रकूट शासक थे गोविंद द्वितीय। और झगड़ा किसके बीच में हुआ था, राष्ट्रकूट में गोविंद द्वितीय और ध्रुव के बीच में। तो इन्होंने ध्रुव का साथ नहीं दिया, गोविंद द्वितीय का साथ दिया, किसने, विष्णुवर्धन फोर्थ ने। पर बाद में क्या हुआ कि गोविंद सेकंड जो है वो राजा नहीं बन पाए और ध्रुव जो है वो जीत गया और ध्रुव राजा बना। अब ध्रुव ने क्या किया, जिन्होंने इसका विरोध किया था और इसके विरुद्ध जिन्होंने जो है गोविंद सेकंड का साथ दिया था उन सभी का इन्होंने बदला लेने का सोचा, चाहे परमार हो, चेर हो, पांडे हो। और फिर उसके बाद जो विष्णुवर्धन के साथ भी इन्होंने सबक सिखाना चाहा और ध्रुव ने जो है विष्णुवर्धन फोर्ट पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि ये हार जाते हैं विष्णुवर्धन फोर्ट जो है। तो ध्रुव को इनको विवश करते हैं कि इनकी जो लड़की होती है सील महादेवी, सील महादेवी, तो सील महादेवी का जो विवाह है बाद में ये विवश होकर विष्णुवर्धन विवश होकर अपनी लड़की सील महादेवी के जो विवाह है ध्रुव के साथ करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आते हैं विजयादित्य सेकंड है, भीम सालुवीक है, विष्णुवर्धन फोर्थ है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट है आपके विजयादित्य थर्ड, ठीक है।
विजयादित्य थर्ड किसके बाद शासक बने हैं? तो विष्णुवर्धन फोर्थ। शायद ये लोग सभी शासक बने उसके बाद ही आए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी के बाद हम देखने वाले जिनकी जानकारी भी दी गई है, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और विजयादित्य थर्ड है, इनका जो शासन काल रहा है, वेंगी के जो जितने भी चालुक्य दिख रहे हैं आपको, वेंगी के चालुक्य, इन सभी में इम्पोर्टेंट शासन जिसका रहा होगा तो वो है विजयादित्य थर्ड का। विजयादित्य थर्ड जब ये राजा बने हैं तब क्या हुआ है कि इन्होंने पल्लव को पराजित कर दिया है। पल्लव ने जो है चालुक्य पे आक्रमण किया था, तो अभी विजयादित्य थर्ड ने जो है पल्लव को पराजित किया, उनसे नेल्लूर शहर को जीत लिया था, नेल्लूर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, किसने जीता है? तो विजयादित्य थर्ड ने। किससे जीता है? तो पल्लव से। पल्लव पे आक्रमण किया, पल्लव को हराया और उससे नेल्लूर जो शहर है उसको जीत लिया, उस पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद जो है मैसूर पे आक्रमण किया, मैसूर राज्य पे आक्रमण किया, उस राजा को हराया, उसको भी मैसूर पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद जो है उत्तर में गंग प्रदेश था, तो गंग प्रदेश को भी उन्होंने हराया, अपने अंडर कर लिया। इसके बाद जो है गंगवाड़ी पे, देखिए गंग प्रदेश जो है वो अलग है उत्तर में, उसके बाद गंगवाड़ी, दोनों अलग अलग है। तो गंगवाड़ी पे आक्रमण करके वहां के नरेश जो थे नीतिशार, गंगवाड़ी के नरेश नीतिशार को हराया और उनको संधि करने के लिए विवश किया। किसने? विजयादित्य फोर्थ ने। पहले पल्लव को हराया थे, नेल्लूर जीत लिया, गंगवाड़ी जो है उसके शासक को हराया है, उसको संधि करने के लिए विवश किया है, मैसूर पे आक्रमण किया है, उसको भी हराया है। और इतना ही नहीं, तो बाद में ये चालुक्य जो राष्ट्रकूट कृष्ण सेकंड पे भी आक्रमण करते हैं, ठीक है। किसको किस तरह से? पल्लव को हराया, मैसूर को हराया, गंग है और गंगवाड़ी सभी को हराया। और उसके बाद जो राष्ट्रकूट जो है कृष्ण सेकंड, इंपॉर्टेंट है राष्ट्रकूटों में, वो है कृष्ण सेकंड, कृष्ण सेकंड पे आक्रमण किया। किसने? विजयादित्य थर्ड ने, और उनको हराया और उनसे वेमुलाड, इतना ही नहीं तो वेमुलाड के जो चालुक्य है उनका जो सामंत था, वेमुलाड के चालुक्य उनका सामंत था गडप, उस पर हमला करके उसको भी हराया। और दक्षिण में कौशल जो था, कौशल जो राज्य था उसके आक्रमण के उसकी लूटमार की, और विजयादित्य ने जो है त्रिभुवनाकुश, ठीक है, त्रिभुवनाकुश ये जो उपाधि धारण की थी, त्रिभुवनाकुश है और विक्रम धवल, ये दो उपाधियां इन्होंने धारण कर रखी थी। पहले तो इन्होंने पल्लव को हराया है, मैसूर को हराया, उत्तर में गंग को हराया है, गंगवाड़ी को, राष्ट्रकूटों को हराया है, उतना ही तो कौशल पे आक्रमण किया है, चालुक्य जो थे वेमुलाड के उनके गडप को भी हराया है। मतलब इससे जितने भी आक्रमण किए होंगे उन सभी को हराया है। और खुद ने इसने त्रिभुवनाकुश और जो है विक्रम धवल नामक उपाधियां धारण कर रखी थी। और विजयादित्य जो है इस वेंगी के चालुक्य का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा शासन करने वाला, सबसे शक्तिशाली, वेंगी में सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है। इसका जो शासन करना बहुत अच्छा था, क्योंकि इसने बहुत पराक्रम के कार्य किए। अगर कोई सवाल पूछा जाता है, एग्जाम आती है उसमें, एमपीएससी है, यूपीएससी से, एसएससी चाहे कोई भी एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाता है तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि वो विजयादित्य थर्ड पर ही पूछे जाएंगे, क्योंकि एक मात्र कर्तव्यनिष्ठ और पराक्रमी राजा रहा है वेंगियों का। बाकी ये जो सब दिख रहे हैं वो संख्या मात्रा में है, ये क्वांटिटी में, क्वालिटी में कुछ नहीं है। अगर क्वालिटी में हम देखते हैं तो सिर्फ विजयादित्य थर्ड ही है। तो अगर वेंगी की आप स्टडी कर रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है विजयादित्य थर्ड पर ही कीजिए, क्योंकि विजयादित्य पे ही सवाल बनते हैं और उन पर ही पूछे जा सकते हैं। बाकी जो है इसकी स्थापना किसने की है और कौन थे इसके बारे में अगर पूछा गया तो कुब्ज विष्णुवर्धन के बारे में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इनके बारे में सिर्फ एक ही सवाल बनता है कि राष्ट्रकूटों का जो है दक्षिण में क्रांति किसकी हुई है, पुलकेशिन की मृत्यु किसके काल में हुई है, वो सब जो पूछे जा सकते तो सिर्फ एक एक मार्क का पूछा जाएगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है विजयादित्य थर्ड पर ही बनते हैं। उसके बाद जो है भीम फर्स्ट आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भीम फर्स्ट यानी भीम प्रथम आते हैं। तो भीम प्रथम जो है विजयादित्य के भतीजे थे।
विजयादित्य का कोई लड़का नहीं था। इन्होंने जो है भीम को अपने लड़के समान पाला होगा, इसलिए अपने भतीजे को राज्य दिया। नहीं तो आजकल हम देखते हैं कि कोई अपने भतीजे को राज्य नहीं दे सकता है, लेकिन इन्होंने शायद अपने लड़के के जैसे पाला होगा, इनको कोई लड़का नहीं होगा। तो विजयादित्य थर्ड के बाद जो इनका भतीजा भीम फर्स्ट जो है वो शासक बन जाते हैं। और इन पर राष्ट्रकूट जो है, देखिए विजयादित्य ने राष्ट्रकूट कृष्ण सेकंड को हराया है। तो अभी राष्ट्रकूट का जो कृष्ण सेकंड है उसने आक्रमण कब किया है? भीम फर्स्ट के काल में किया है। विजयादित्य ने उस पर आक्रमण करके उसको हराया है। उसका बदला लेने के लिए उसने भीम प्रथम पर आक्रमण किया है, और भीम प्रथम जो इसको हराता है, जो राष्ट्रकूट नरेश है कृष्ण सेकंड भीम प्रथम को हराता है और भीम को जो है बंदी बना लेता है। बाद में भीम जो से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने के बाद भीम फिर से कृष्ण सेकंड पर आक्रमण करता है। पहले कृष्ण ने आक्रमण किया है भीम पे, फिर भीम को बंदी बना लिया है। इसको बंदी बना लेने के बाद ये मुक्त हो जाता है। फिर मुक्त होने के बाद ये आक्रमण करता है और कृष्ण सेकंड को हराता है। अब कृष्ण सेकंड को हराने के बाद क्या है, कुछ दिनों के बाद कृष्ण सेकंड को लगता है कि फिर से इसको आक्रमण करना चाहिए, तो फिर से वो भीम पर आक्रमण करता है। भीम पर आक्रमण करने के बाद क्या होता है, वो हार जाता है, वो उसको हरा नहीं पाता है। ठीक है, मतलब पहली बार जो कृष्ण आक्रमण करता है भीम पे तो इसको हरा देता है भीम प्रथम को और जीत जाता है, लेकिन जब दूसरी बार आक्रमण करता है तो जीत नहीं पाता, हार जाता है। उसके बाद जो इनका जो देखिए वेगी का जो शासन रहा है तुंगभद्रा नदी के किनारे ही रहा है, आंध्रा में। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा जो वेगी का जो शासन काल रहा है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे वेगी में रहा है, और धारावी जो थे इनके काल में लेखक थे। उसके बाद जो है विजयादित्य चतुर्थ आता है। तो विजयादित्य चतुर्थ जो है वो भीम प्रथम के बाद राजा बनते हैं, और इनके काल में जो इनका जो शासन काल होता है सिर्फ 6 महीने का होता है, 6 महीने तक ही शासन करते हैं। जैसे कि हम देखें इंद्र भट्टारक जो है इसने सिर्फ 1 सप्ताह का शासन किया था, मतलब 7 दिन का। वैसे ही विजयादित्य चतुर्थ जो है सिर्फ 6 महीने का जो है शासन काल करते हैं, और राष्ट्रकूट जो इन पर आक्रमण कर लेते हैं। वे विजयादित्य के काल में जो है राष्ट्रकूट आक्रमण कर देते हैं और विजयादित्य को मार देते हैं। ठीक है, विजयादित्य को मार देने के बाद इनके बाद जितने भी शासक आते, चाहे विजयादित्य फोर्थ हो, फिफ्थ हो, ताल प्रथम, विक्रमादित्य, भीम सेकंड, युद्धमल, भीम तृतीय, अंब, ये सब जो आते हैं वो आगे चलकर इनका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। इनका पतन कब से स्टार्ट होता है, तो विजयादित्य चतुर्थ के काल से राष्ट्रकूटों के साथ ये लड़ाई करते हुए मारा जाता है, और 6 महीने ही मात्र ये शासन करता है। उसके बाद जो वेंगी के चालुक्य इनका जो है पतन होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि आगे चलकर क्या होता है कि चोल सत्ता जो है वो उसका उदय होने लगता है, और चोल सत्ता का उदय होने के बाद क्या होता है कि जो चोल नरेश होते हैं वो जो है वेंगी के नरेशों के साथ, मतलब बाकी के जितने नरेश दिख रहे हैं आपको ये जो शासक है उनके साथ चोलों के अंतर वैवाहिक संबंध स्थापन हो जाते हैं। अंतर वैवाहिक संबंध इतने स्थापन हो जाते हैं इनके कि बाद में जो वेंगी के चालुक्य है इनके रगों में चोल शासकों का रक्त बहने लगता है। तो आगे चलकर जो वेंगी है अंतर वैवाहिक संबंध के कारण वेंगी के चालुक्य का पतन होके चोल जो है उनका उदय हो जाता है। आज हमने देखे हैं कि वेंगी के चालुक्य के साथ साथ हमारा चालुक्य वंश समाप्त होता है, जहाँ हमने वातापी के, कल्याणी के और वेंगी की चालुक्य के बारे में देखा है। अगली वीडियो में हम राष्ट्रकूट के बारे में जानकारी लेंगे। और देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है कृष्ण विष्णुवर्धन जो है खुद विष्णुवर्धन इन्होंने सत्ता स्थापन की थी। बाद में जो है इनका पतन कब हुआ है, तो अंगद विजय के काल में इनका पतन हो गया। इनके आखिरी राजा थे, इनके राजा भयंकर है लेकिन कोई भी कर्तव्यशील नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। फिर भी आपको विजयादित्य थर्ड के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि इस अगर सवाल बनते तो इन्हीं पर बनेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया। थैंक यू।